मुगलसराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर दोपहर की चिलचिलाती धूप और उमस ने वातावरण को बेहद बोझिल बना दिया था। चारों ओर यात्रियों की भारी भीड़ थी, जो अपनी अपनी गाड़ियों को पकड़ने के लिए एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ मुगलसराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर चारों ओर अराजकता और शोरगुल के बीच अंजलि शर्मा अपने सूटकेस के साथ एक शांत और दृढ़ मुद्रा में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उन लोगों में होती है जिन्होंने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को पास किया हो। वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी, जहां से उसकी आईएएस अधिकारी बनने की यात्रा शुरू होने वाली थी। अंजलि के मन में अभी भी यूपीएससी परीक्षा के परिणामों की गूंज थी, जिसने उसके जीवन को रातों रात बदल दिया था। 3 साल पहले जब उसने अपना घर और परिवार छोड़ा था, तो वह एक टूटी हुई महिला थी, लेकिन आज वह एक विजेता बनकर लौटी थी। उसके पास अब शक्ति थी, पद था और समाज में सम्मान था, जिसकी उसने हमेशा कामना की थी। वह प्लेटफॉर्म की घड़ी की ओर देख रही थी। ट्रेन के आने में अभी कुछ समय बाकी था। आसपास के कुली और वेंडर अपनी तेज आवाजों में ग्राहकों को बुला रहे थे, जो स्टेशन के स्वाभाविक संगीत का हिस्सा बन चुका था। अचानक भीड़ के शोर को चीरती हुई एक बहुत ही परिचित लेकिन फटी हुई आवाज उसके कानों से टकराई। कोई बहुत ही दयनीय स्वर में मूंगफली और चना जोरम गरम बेचने की कोशिश कर रहा था। अंजलि का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उस आवाज में एक ऐसा दर्द और गहराई थी जिसे वह हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर आवाज की दिशा में देखा, जहां यात्रियों की भीड़ के बीच एक लंबा साया झुककर चल रहा था। उसका शरीर कमजोर लग रहा था और कपड़े इतने मैले थे कि उनका असली रंग पहचानना मुश्किल था। वह आदमी अपने गले में एक पुराना और गंदा गमछा लटकाए हुए था और उसके हाथ में एक बांस की टोकरी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जिससे उसका चेहरा लगभग ढक गया था। लेकिन जब वह एक यात्री को मूंगफली देने के लिए मुड़ा, तो अंजलि को उसका प्रोफाइल दिखाई दिया। वह दृश्य देखकर अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन वर्मा था। वह व्यक्ति जो कभी कॉरपोरेट जगत का चमकता सितारा और उसका पूर्व पति हुआ करता था। अंजलि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वक्त किसी के साथ इतना क्रूर मजाक भी कर सकता है। अर्जुन, जो कभी करोड़ों के सौदों पर हस्ताक्षर करता था और जिसके इशारों पर बड़े बड़े अधिकारी दौड़ते थे, आज चंद सिक्कों के लिए धूप में नंगे पैर चल रहा था। अंजलि का शरीर कांपने लगा और उसका सूटकेस उसके हाथ से लगभग छूट गया। 3 साल पहले जब उनका तलाक हुआ था, तो अर्जुन ने उसे बताया था कि वह विदेश जा रहा है। उसने अंजलि से झूठ बोला था कि वह एक नई शुरुआत करने वाला है और उसे अब अंजलि की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई आज प्लेटफॉर्म की धूल में उसके सामने नग्न अवस्था में खड़ी थी। भीड़ को चीरते हुए अंजलि ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन अभी एक जिद्दी ग्राहक से 10 रुपये के लिए बहस कर रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और आवाज में लाचारी थी। जैसे ही अंजलि उसके करीब पहुंची, उसने अपनी पुरानी आदत के अनुसार अपने बालों को कान के पीछे किया। अर्जुन ने शायद किसी की उपस्थिति महसूस की और अपनी नजरें ऊपर उठाईं। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, समय मानो वहीं थम गया। अर्जुन की आंखों में पहचान की चमक आई और उसके बाद तुरंत ही घोर शर्मिंदगी का भाव उमड़ पड़ा। अर्जुन ने तुरंत अपनी टोकरी उठाई और वहां से भागने की कोशिश की, जैसे कि वह किसी भयानक अपराध में पकड़ा गया हो। वह नहीं चाहता था कि अंजलि, जो अब इतनी सफल और चमकदार दिख रही थी, उसे इस हाल में देखे। उसका स्वाभिमान, जो अब तार तार हो चुका था, उसे वहां एक पल भी रुकने की अनुमति नहीं दे रहा था। वह भीड़ में गायब होने के लिए तेजी से मुड़ा, लेकिन उसकी कमजोर टांगें लड़खड़ा गईं। वह एक यात्री के सामान से टकराकर लगभग गिरने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया।
अंजलि ने दौड़कर अर्जुन की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अर्जुन चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं सकता था। अर्जुन का हाथ, जो कभी मखमली हुआ करता था, अब सख्त और खुरदरा हो गया था। उस पर जगह जगह छाले पड़े हुए थे। अंजलि की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने कांपती हुई आवाज में उसका नाम पुकारा, लेकिन अर्जुन ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वह अपनी पहचान छुपाने की आखिरी कोशिश कर रहा था, यह कहते हुए कि मैडम, आपने किसी और को समझ लिया है। मेरी आंखों में देखो, अर्जुन, अंजलि ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, जो उसके नए पद के अनुरूप था, लेकिन उसमें पत्नी का दर्द भी शामिल था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी, चाहे तुम फटे हुए कपड़ों में हो या सूट में? मेरी आत्मा तुम्हें जानती है। आसपास के लोग अब रुककर यह तमाशा देखने लगे थे। एक सुंदर शिक्षित महिला और एक भिखारी जैसे दिखने वाले वेंडर के बीच यह दृश्य उनके लिए कौतूहल का विषय बन गया था। लोग फुसफुसा रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अंजलि को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन की प्रतिरोध क्षमता अब जवाब दे रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, जो उसकी गालों पर जमी धूल को धो रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा कि वह अब अर्जुन वर्मा नहीं है, वह मर चुका है। उसने अंजलि से विनती की कि वह उसे जाने दे, क्योंकि उसका साया भी अब अंजलि की नई जिंदगी को खराब कर सकता है। उसने कहा कि वह एक असफल व्यक्ति है जिसने सब कुछ खो दिया है और अब वह सिर्फ दिन काटने के लिए जी रहा है। उसके शब्दों में इतनी पीड़ा थी कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। अंजलि ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके गंदे गमछे से उसका चेहरा पोंछना शुरू कर दिया। उसने उसे याद दिलाया कि जब उसने आईएएस की तैयारी शुरू की थी, तो वह अर्जुन ही था जिसने उसे सपने देखने का हौसला दिया था। उसने कहा कि सफलता का क्या मतलब है अगर वह उस व्यक्ति को ही खो दे जो कभी उसकी दुनिया था। अंजलि ने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और उसके माथे से पसीना पोंछा, यह परवाह किए बिना कि उसके हाथ गंदे हो रहे हैं। वह जानती थी कि अर्जुन ने उसे दूर करने के लिए नाटक किया था, ताकि उसके कर्जदार अंजलि को परेशान न करें। यह एहसास अंजलि को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था कि अर्जुन ने उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी नर्क बना ली। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी ट्रेन छोड़ देगी। उसके लिए मसूरी जाना महत्वपूर्ण था, लेकिन अर्जुन को इस हाल में छोड़ना असंभव था। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपना फोन निकाला। उसने अपने नवनियुक्त निजी सहायक को फोन किया, जो स्टेशन के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था, यह सोचकर कि वह उसे विदा कर चुका है। उसने आदेश दिया कि गाड़ी तुरंत प्लेटफॉर्म के निकास द्वार पर लाई जाए। अर्जुन ने विरोध करते हुए कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि समाज और उसके नए सहयोगी क्या कहेंगे। एक आईएएस अधिकारी का पति मूंगफली बेचने वाला नहीं हो सकता। उसने अंजलि को समझाने की कोशिश की कि उनकी दुनिया अब अलग हो चुकी है और उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर दुनिया को दिक्कत है तो वह दुनिया बदल देगी, लेकिन उसे नहीं छोड़ेगी। उसने अर्जुन की टोकरी को एक तरफ रख दिया, जिसे वह अभी भी कसकर पकड़े हुए था। भीड़ में से कुछ लोग अंजलि की आलोचना कर रहे थे, यह कहते हुए कि बड़े लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, जबकि कुछ लोग भावुक हो रहे थे। अंजलि ने भीड़ की ओर एक सख्त नजर डाली, जिससे कानाफूसी तुरंत बंद हो गई। एक अधिकारी का तेज उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने अर्जुन का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे चलने के लिए सहारा दिया। अर्जुन, जो कमजोरी और भूख से बेहाल था, अंजलि के सहारे के बिना शायद खड़ा भी नहीं रह सकता था। यह दृश्य शक्ति के संतुलन में एक अजीब बदलाव को दर्शा रहा था। जैसे जैसे वे प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर बढ़ रहे थे, अर्जुन को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वह अंजलि का हाथ पकड़कर उसे भीड़ से बचाता था। आज भूमिकाएं बदल गई थीं। अंजलि अब रक्षक थी और वह असहाय था।
यह बदलाव उसके पुरुष अहंकार को चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी राहत दे रहा था कि अंततः कोई है जो उसकी परवाह करता है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था। वह डर उस दुश्मन का था जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था। वह अंजलि को उस खतरे से दूर रखना चाहता था। स्टेशन के बाहर आते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया, जो अंदर की घुटन से बिल्कुल अलग थी। अंजलि की सरकारी गाड़ी वहां खड़ी थी, जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। ड्राइवर ने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन अर्जुन की हालत देखकर वह एक पल के लिए हिचकिचाया। अंजलि ने ड्राइवर को घूरकर देखा और वह तुरंत समझ गया कि उसे कोई सवाल नहीं पूछना है। अंजलि ने अर्जुन को पिछली सीट पर बैठने में मदद की, जहां की नरम गद्दी अर्जुन के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, जो पिछले 3 सालों से फुटपाथ पर सो रहा था। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन ने अपना सिर पीछे टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एसी की ठंडक और अंजलि की उपस्थिति ने उसे एक सुरक्षा का एहसास दिलाया, जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। अंजलि ने ड्राइवर को सबसे अच्छे होटल की ओर चलने का निर्देश दिया, न कि सरकारी गेस्ट हाउस की ओर, क्योंकि वह जानती थी कि वहां बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। वह अर्जुन को पहले सामान्य करना चाहती थी, उसे खाना खिलाना और साफ करना चाहती थी, इससे पहले कि वह दुनिया का सामना करे। रास्ते भर अंजलि अर्जुन का हाथ थामे रही, उसकी उंगलियां अर्जुन की खुरदरी हथेलियों पर फिरती रहीं। वह सोच रही थी कि इन 3 सालों में अर्जुन ने क्या क्या सहा होगा। उसके मन में विजय सिंघानिया का नाम कौंधा, वह आदमी जो अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी था और जिसने उनके व्यापार को नष्ट करने की धमकी दी थी। अंजलि को अब समझ आ रहा था कि अर्जुन का अचानक तलाक मांगना और गायब हो जाना सब उस साजिश का हिस्सा था। अंजलि की आंखों में आंसू सूख चुके थे और अब वहां बदले की आग जल रही थी। होटल के कमरे में पहुंचकर अंजलि ने अर्जुन के लिए गर्म पानी तैयार किया और उसके लिए नए कपड़े मंगवाए। जब अर्जुन नहाकर बाहर आया तो वह कुछ हद तक अपने पुराने रूप जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर की कमजोरी अभी भी उसकी पीड़ा की गवाही दे रहे थे। अंजलि ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, क्योंकि अर्जुन के हाथ अभी भी कांप रहे थे। यह एक मौन भोजन था जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। हर निवाला जो अर्जुन खा रहा था वह अंजलि के दिल को सुकून पहुंचा रहा था। खाने के बाद अर्जुन को नींद आने लगी। थकान और भावनात्मक तनाव ने उसे घेर लिया था। अंजलि उसे सुलाते हुए उसके सिरहाने बैठी रही। जब अर्जुन गहरी नींद में चला गया, अंजलि ने बालकनी में कदम रखा। बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन अंजलि का दिमाग युद्ध की रणनीति बना रहा था। उसने अपना फोन उठाया और अपने वरिष्ठ अधिकारी को संदेश भेजा कि वह एक दिन की देरी से अकादमी पहुंचेगी। यह झूठ नहीं था, बल्कि एक नई जंग की तैयारी थी। उसने कसम खाई कि वह अर्जुन का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी लड़ना पड़े। अर्जुन की भारी पलकें जब धीरे धीरे खुलीं, तो उसे छत पर मंद गति से घूमता हुआ पंखा और एयर कंडीशनर की सुखद ठंडक महसूस हुई। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न था, यह सोचते हुए कि शायद वह अभी भी मुगलसराय स्टेशन के किसी धूल भरे कोने में लेटा हुआ कोई मीठा सपना देख रहा है। लेकिन उसके नीचे बिछे मखमली गद्दे और साफ सफेद चादरों की नरम स्पर्श ने उसे झकझोरकर वास्तविकता में वापस ला खड़ा किया। उसने घबराकर अपनी आंखों को मला और कमरे में इधर उधर देखा, जहां विलासिता और आराम का हर सामान मौजूद था, जो उसकी पिछले 3 सालों की जिंदगी से कोसों दूर था। कमरे के दूसरे कोने में एक सोफे पर अंजलि बैठी थी, जिसके हाथ में कुछ सरकारी फाइलें थीं, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अर्जुन पर केंद्रित था। जैसे ही अर्जुन ने उठने की कोशिश की, उसके जोड़ों में पुराना दर्द उभर आया, जो उसे याद दिलाने के लिए काफी था कि उसका शरीर अभी भी कमजोर है। अंजलि ने तुरंत अपनी फाइलें मेज पर रख दी और पानी का जग उठाकर उसके पास आई। उसके चेहरे पर अब वह अधिकारपूर्ण कठोरता नहीं थी जो स्टेशन पर दिखी थी,
बल्कि एक पत्नी की चिंता और एक अधिकारी की सतर्कता का मिश्रण था। अंजलि ने पानी का गिलास अर्जुन के होठों से लगाया और उसे धीरे धीरे पानी पिलाया। अर्जुन ने एक प्यासे जानवर की तरह पानी पिया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और कृतज्ञता के भाव एक साथ उमड़ रहे थे। पानी पीने के बाद अर्जुन ने अपनी नजरें झुका लीं। वह अंजलि की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कमरे में एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल एसी की हेमिंग साउंड ही तोड़ रही थी। यह सन्नाटा उन अनकहे सवालों से भरा था जो पिछले 3 सालों से दोनों के दिलों में दफन थे। मुझे जाने दो अंजलि, अर्जुन ने आखिरकार उस चुप्पी को तोड़ते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे लिए अब सिर्फ एक बदनुमा दाग हूं। तुम अब एक आईएएस अधिकारी हो, समाज की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। मेरे जैसे एक भिखारी और भगोड़े के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना तुम्हारे करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। उसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वह वापस बिस्तर पर गिर गया। उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि किसी का भी दिल पसीज जाए। अंजलि ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी सख्ती थी। 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जुए की लत लग गई है और तुम्हारा किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। अंजलि ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसा ताप छिपा था। मैंने उस वक्त तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया था, क्योंकि मैं गुस्से और दुख में अंधी थी। लेकिन आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे समझ आ रहा है कि वह सब एक नाटक था। मुझे सच चाहिए अर्जुन। अर्जुन ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसका शरीर सिसकियों से हिलने लगा। वह उस काले अतीत को याद नहीं करना चाहता था जिसने उसकी हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर दिया था। लेकिन अंजलि की जिद के आगे उसका प्रतिरोध टूटने लगा था। वह जानता था कि अब वह अंजलि से और झूठ नहीं बोल सकता, खासकर तब जब वह उसे मौत के मुंह से वापस लाई है। उसने एक गहरी सांस ली और उन यादों के पन्ने पलटने शुरू किए जिन्हें उसने अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में बंद कर रखा था। यह सब विजय सिंघानिया का किया धरा था। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर और वह जमीन जिस पर हमारा ऑफिस था, सिंघानिया को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे। जब मैंने उसे बेचने से मना कर दिया तो उसने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू कर दी। वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं है अंजलि, वह एक माफिया है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। शुरुआत में मैंने उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अर्जुन की आंखों में भय का साया गहरा गया, जैसे वह उस मंजर को दोबारा जी रहा हो। उसने रातों रात मेरे खिलाफ जाल बुना। मेरे वफादार कर्मचारियों को खरीदा गया, मेरे खातों में हेराफेरी की गई और मुझ पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा दिया गया। पुलिस और प्रशासन सब उसकी जेब में थे। एक रात उसने मुझे अपने फार्म हाउस पर बुलाया और मेरे सामने 2 विकल्प रखे। या तो मैं जेल जाऊं और रहस्यमय परिस्थितियों में मारा जाऊं, जिसके बाद वह तुम्हें भी नहीं छोड़ता, या फिर मैं खुद को बुरा साबित करके तुमसे दूर हो जाऊं। अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह स्तब्ध होकर अर्जुन की बात सुन रही थी। अर्जुन ने आगे बताया, उसने शर्त रखी थी कि मुझे तुम्हें यह यकीन दिलाना होगा कि मैं एक गिरा हुआ इंसान हूं। उसे डर था कि अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम मेरे लिए लड़ोगी और उसकी योजनाओं में बाधा बनोगी। इसलिए मैंने जुए और दूसरी औरत का वह घिनौना झूठ गढ़ा। मुझे तुम्हें खुद से नफरत करवानी थी ताकि तुम मुझसे दूर जाकर अपनी जिंदगी जी सको। मैंने अपनी सारी संपत्ति, अपना घर, अपना सम्मान, सब कुछ सिंघानिया के नाम लिख दिया, बस तुम्हारी सुरक्षा के बदले। कमरे का वातावरण अब बेहद तनावपूर्ण हो गया था। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि पछतावे और क्रोध के थे। वह सोच रही थी कि कैसे उसने अर्जुन को गालियां दी थीं, उसे कोसा था,
जबकि वह आदमी अपनी जान पर खेलकर उसकी हिफाजत कर रहा था। और उसके बाद अंजलि ने मुश्किल से पूछा, तुम कहाँ गए? तुमने संपर्क क्यों नहीं किया? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अर्जुन ने अकेले इतना कष्ट क्यों सहा। मैं शहर छोड़कर भाग गया, अर्जुन ने अपनी फटी हुई हथेलियों को देखते हुए कहा। लेकिन सिंघानिया ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने मुझे ब्लैकलिस्ट करवा दिया था। जिस अर्जुन वर्मा को लोग आईटी सेक्टर का जादूगर कहते थे, उसे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही थी। कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं था। मेरे पास जो कुछ भी था वह खत्म हो चुका था। जिंदा रहने के लिए मुझे नाम बदलना पड़ा और छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी ईंटें उठाई, कभी वेटर बना और आखिर में यह मूंगफली बेचने का काम मिला। अर्जुन की आवाज अब लगभग टूट चुकी थी। मैं कई बार तुम्हारे पास आना चाहता था अंजलि। जब मैंने अखबार में पढ़ा कि तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, तो मेरा मन हुआ कि दौड़कर तुम्हारे पास आऊं। लेकिन फिर मुझे सिंघानिया की धमकी याद आ गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरा अतीत तुम्हारे उज्जवल भविष्य पर कोई परछाई डाले। मैं खुश था कि तुम सफल हो गई हो और मैं अपनी गुमनामी के अंधेरे में ही ठीक था। आज अगर तुम मुझे नहीं देखती तो शायद मैं इसी तरह घुट घुट कर मर जाता। अंजलि ने अचानक आगे बढ़कर अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। उसका आलिंगन इतना तीव्र था कि अर्जुन की सांसें अटक गईं। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अर्जुन अंजलि उसके कंधे पर रोते हुए बुदबुदाई। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ सुख की साथी हूं? क्या हमारी शादी की कस्में तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी? तुमने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तुमने मुझे अपनी लड़ाई में शामिल होने का मौका ही नहीं दिया। अंजलि का हर शब्द अर्जुन के दिल पर मरहम की तरह लग रहा था। अर्जुन भी अब खुद को रोक नहीं पाया और अंजलि की बाहों में रो पड़ा। सालों का जमा हुआ दर्द, अपमान और अकेलापन आंसुओं के रूप में बह निकला। यह मिलन दो प्रेमियों का नहीं, बल्कि दो टूटी हुई आत्माओं का था, जो एक दूसरे में पनाह ढूंढ रही थीं। अंजलि ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। अब और नहीं, अर्जुन, उसने दृढ़ता से कहा। वह अंजलि मर चुकी है, जो 3 साल पहले रोते हुए घर से निकली थी। आज तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह एक आईएएस अधिकारी है। अंजलि ने अर्जुन से अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में सीधे देखा। विजय सिंघानिया ने सोचा था कि उसने एक कमजोर आदमी को कुचल दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने जिस आदमी को बर्बाद किया, उसकी पत्नी अब उस सिस्टम का हिस्सा है जिसे वह अपनी जागीर समझता है। मैं उस जिले में ही पोस्टिंग ले रही हूं जहां उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। यह संयोग नहीं है अर्जुन, यह नियति है। अब खेल हम खेलेंगे और नियम भी हमारे होंगे। अर्जुन ने अंजलि की आंखों में वह आग देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह वो मासूम लड़की नहीं थी जिसे उसने दुनिया की क्रूरता से बचाने की कोशिश की थी। यह एक शेरनी थी जो अपने साथी के लिए शिकार करने को तैयार थी। लेकिन सिंघानिया बहुत ताकतवर है, अर्जुन ने चिंता जताते हुए कहा। उसके पास पैसा है, राजनेताओं का समर्थन है। हम उससे कैसे लड़ेंगे? अर्जुन का आत्मविश्वास अभी भी डगमगा रहा था, क्योंकि उसने सिंघानिया की क्रूरता को बहुत करीब से देखा था। ताकत सिर्फ पैसे में नहीं होती, मिस्टर वर्मा, अंजलि ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ताकत होती है कलम में, कानून में और सही समय पर सही वार करने में। तुम्हारे पास वह दिमाग है जिसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था, और मेरे पास अब वह शक्ति है जो उस साम्राज्य को हिला सकती है। हमें बस फिर से एक टीम बनना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? अंजलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार डेट पर जाते समय बढ़ाया था। अर्जुन ने उस हाथ को देखा। यह हाथ अब मैनिक्योर किया हुआ और कोमल था, लेकिन उसमें लोहे जैसी मजबूती थी। उसने कांपते हाथों से अंजलि का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श ने उसके अंदर सोए हुए आत्मविश्वास की एक चिंगारी को हवा दी। मैं तुम्हारे साथ हूं, अर्जुन ने कहा, और उसकी आवाज में पहली बार थोड़ा सा पुराना वाला दम दिखाई दिया।
अगर तुम सिंघानिया से लड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा कवच बनूंगा जैसे पहले था। अंजलि ने संतोष की सांस ली और खड़ी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तुम्हारा हुलिया बदलना होगा। मेरे पति या कहूं मेरे रणनीतिक सलाहकार ऐसे नहीं दिख सकते। उसने अपनी अटैची से एक शेविंग किट और कुछ नए कपड़े निकाले जो उसने शायद अपने भाई या पिता के लिए खरीदे होंगे, लेकिन अब वे अर्जुन के काम आने वाले थे। नहाओ और तैयार हो जाओ, हमें अगले 2 घंटों में निकलना है। मैंने एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया है जो हमें सीधे मसूरी ले जाएगी। जैसे ही अर्जुन बाथरूम की ओर बढ़ा, अंजलि खिड़की के पास गई और बाहर झांका। शहर की रोशनी के बीच उसे मानो विजय सिंघानिया का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने मुट्ठी भींची और कसम खाई कि जिस आदमी ने उसके पति से उसकी पहचान छीनी, वह उसे पाई पाई का हिसाब चुकता करेगी। अंजलि जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। सिंघानिया के पास गुंडे और वकील होंगे, लेकिन अंजलि के पास अब सबसे बड़ा हथियार था। एक ऐसा आदमी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और जीतने के लिए पूरी दुनिया थी। बाथरूम के अंदर अर्जुन ने आईने में अपनी दाढ़ी और उलझे बालों को देखा। उसने रेजर उठाया और धीरे धीरे अपने चेहरे की सफाई शुरू की। जैसे जैसे दाढ़ी के बाल हट रहे थे, वैसे वैसे उस भिखारी का चेहरा गायब हो रहा था और पुराना अर्जुन वर्मा, इस दाढ़ी के बाल हट रहे थे और उसने रेजर उठाया और धे अर्जुन वर्मा वापस आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे अभी भी थे, लेकिन अब उनमें लाचारी की जगह एक संकल्प ने ले ली थी। उसने आईने में खुद से कहा, स्वागत है वापस अर्जुन, खेल शुरू हो चुका है। जब वह बाहर निकला तो उसने एक साधारण लेकिन साफ शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। हालांकि वह अभी भी कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी अब सीधी थी। अब हम लग रहे हैं एक टीम, अंजलि ने कहा। उसने अपना फोन उठाया और अपने पीए को संदेश भेजा कि वे तैयार हैं। यह यात्रा सिर्फ मसूरी की नहीं थी, यह उनके पुनर्जन्म की यात्रा थी। दोनों ने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकले, एक अज्ञात लेकिन रोमांचक भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए। मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का माहौल बेहद अनुशासित और बौद्धिक था, जहां देश के भविष्य के प्रशासक तैयार हो रहे थे। अंजलि को यहां एक विशेष आधिकारिक आवास आवंटित किया गया था, जो मुख्य परिसर से थोड़ी दूरी पर एकांत में था। यहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण अर्जुन के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था, जो पिछले 3 सालों से धूल और धुएं में जी रहा था। हालांकि अंजलि अपनी ट्रेनिंग और कक्षाओं में व्यस्त रहती थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग हमेशा अपने क्वार्टर में मौजूद अर्जुन पर लगा रहता था। उसने अर्जुन को दुनिया की नजरों से दूर रखा था, न केवल शर्मिंदगी से बचाने के लिए, बल्कि उसे ठीक होने का समय देने के लिए। पिछले 1 हफ्ते में अर्जुन की शारीरिक स्थिति में काफी सुधार आया था। पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद और सबसे बढ़कर सम्मानजनक जीवन ने उसके चेहरे की खोई हुई चमक वापस ला दी थी। अंजलि ने अपनी पहली तनख्वाह और कुछ बचत का उपयोग करके अर्जुन के लिए नए कपड़े खरीदे थे। जब अर्जुन ने सालों बाद एक ढंग का कुर्ता पजामा पहना तो उसकी चाल ढाल में वह पुराना आत्मविश्वास झलकने लगा जो कभी बोर्डरूम में दिखता था। वह लाचार वेंडर नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति लग रहा था जो किसी गहरे चिंतन में डूबा हो और अपनी अगली चाल की योजना बना रहा हो। एक शाम अंजलि अपनी कक्षाओं से लौटकर आई तो वह बेहद परेशान दिख रही थी। उसके हाथों में फाइलों का एक भारी पुलिंदा था, जिसे उसने मेज पर पटक दिया। यह जिले के एक बड़े शहरी विकास परियोजना की फाइलें थीं, जिसे एक केस स्टडी के रूप में उसे सौंपा गया था। इस प्रोजेक्ट में कई पेंच थे और पुराने आंकड़ों का ऐसा जाल था जिसे सुलझाना किसी भी नए अधिकारी के लिए सिरदर्द बन सकता था। अंजलि ने चाय का कप हाथ में लिया और माथा पकड़कर बैठ गई, क्योंकि उसे अगली सुबह अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश करनी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन, जो बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहा था,
अंजलि की परेशानी को तुरंत भांप गया। वह चुपचाप उठा और मेज के पास आया जहां फाइलें बिखरी पड़ी थीं। उसने बिना कुछ कहे सबसे ऊपर रखी फाइल उठाई और उसे पलटना शुरू कर दिया। अंजलि ने उसे रोकना चाहा, यह कहते हुए कि यह सरकारी काम है और बहुत जटिल है, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने बैलेंस शीट और टेंडर के दस्तावेजों को देखा, उसका पुराना कॉरपोरेट अवतार जाग गया। आंकड़ों की यह दुनिया उसके लिए नई नहीं थी। यह वही भाषा थी जिसे वह वर्षों से बोलता आ रहा था। अर्जुन ने एक पेन उठाया और तेजी से पन्नों पर निशान लगाना शुरू कर दिया। अंजलि, यहां देखो, उसने एक सख्त और पेशेवर लहजे में कहा, जो अंजलि ने बहुत समय से नहीं सुना था। इस प्रोजेक्ट की लागत को जानबूझकर बढ़ाया गया है। यहां सीमेंट और स्टील की कीमतों में जो अंतर दिखाया गया है वह बाजार भाव से मेल नहीं खाता, और यह सब कॉन्ट्रैक्टर सिंघानिया इंफ्रा की एक शेल कंपनी है। यह पूरा प्रोजेक्ट एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम जैसा लग रहा है। अर्जुन की उंगलियां कागज पर ऐसे दौड़ रही थीं जैसे कोई पियानो वादक अपनी धुन बजा रहा हो। अंजलि सन्न रह गई। जिस फाइल को पढ़ने में उसे घंटों लग रहे थे, अर्जुन ने उसे मिनटों में डिकोड कर दिया था। उसने अर्जुन के पास अपनी कुर्सी खींची और ध्यान से सुनने लगी। अर्जुन ने उसे समझाया कि कैसे टेंडर प्रक्रिया में घपला किया गया था और कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का अधिग्रहण गलत दामों पर किया गया। यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार का एक पूरा इकोसिस्टम था। अर्जुन का विश्लेषण इतना सटीक और गहरा था कि अंजलि को एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक अद्भुत रणनीतिकार है। उस पूरी रात दोनों ने मिलकर काम किया। अर्जुन बोलता गया और अंजलि नोट्स बनाती गई। अर्जुन ने न केवल कमियां निकाली, बल्कि यह भी बताया कि इसे प्रशासनिक रूप से कैसे सुधारा जा सकता है और दोषियों को कैसे पकड़ा जा सकता है। अंजलि देख रही थी कि अर्जुन काम करते समय कितना जीवंत हो उठता है। उसका डिप्रेशन, उसका डर सब गायब हो गया था। वह फिर से अर्जुन वर्मा बन गया था, वह आदमी जो समस्याओं को चुटकियों में हल कर देता था। यह उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था, जहां वे एक बौद्धिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ रहे थे। अगली सुबह अकादमी के सेमिनार हॉल में अंजलि ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। जब उसने प्रोजेक्ट की खामियों और उसके पीछे छिपे भ्रष्टाचार के पैटर्न को उजागर किया, तो हॉल में सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और ट्रेनर्स अंजलि की अंतर्दृष्टि और विश्लेषण की गहराई देखकर दंग रह गए। उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन अंजलि ने हर सवाल का जवाब अर्जुन द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। प्रेजेंटेशन के अंत में हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निदेशक ने विशेष रूप से उसकी प्रशंसा की और कहा कि एक ट्रेनी से ऐसी परिपक्वता की उम्मीद कम ही होती है। जब अंजलि वापस अपने क्वार्टर लौटी, तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने अर्जुन को बताया कि कैसे सबकी बोलती बंद हो गई थी। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक संतोष था, अहंकार नहीं। यह तो बस शुरुआत है अंजलि, उसने कहा। अब जब तुमने मुस्कुरात है, अहंकार के वाले एक युग्रान है, फाइल में छिपे सच को उजागर कर दिया है, तो यह खबर बाहर जरूर जाएगी। नौकरशाही में दीवारें भी सुनती हैं। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हमने अनजाने में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अर्जुन जानता था कि सिंघानिया के नेटवर्क तक यह बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वास्तव में दिल्ली के एक आलीशान कार्यालय में विजय सिंघानिया को एक फोन आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसे पता चला कि मसूरी में एक नई ट्रेनी अधिकारी ने उसके एक पुराने प्रोजेक्ट की फाइलें खोल दी हैं और उसमें अनियमितताएं पाई हैं। उसने अपने सिगार को एशट्रे में मसलते हुए अपने सहायक से चिल्लाकर कहा, पता करो कि यह लड़की कौन है और इसके पीछे किसका दिमाग है। एक नया रंगरूट इतनी बारीकियां नहीं समझ सकता। जरूर कोई और है जो उसे जानकारी दे रहा है। सिंघानिया को अभी तक यह नहीं पता था कि उसका पुराना दुश्मन वापस आ चुका है।
इधर मसूरी में अर्जुन और अंजलि के बीच का बंधन और मजबूत हो रहा था। अर्जुन अब दिन भर घर पर खाली नहीं बैठता था। अंजलि उसके लिए और भी केस स्टडीज और पुरानी फाइलें लाने लगी। अर्जुन ने एक छोटा सा होम ऑफिस बना लिया था, जहां वह दिन रात काम करता था। उसने इंटरनेट का उपयोग करके बाजार के रुझानों और सरकारी नीतियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। वह अंजलि का अनौपचारिक सलाहकार बन गया था। यह काम उसे एक नया उद्देश्य दे रहा था और उसे यह महसूस करा रहा था कि वह अब बोझ नहीं है, बल्कि एक संपत्ति है। एक दिन अर्जुन ने अंजलि से कहा, हमें एक कदम आगे सोचना होगा। सिंघानिया अब चुप नहीं बैठेगा। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेगा या तुम्हारा ट्रांसफर करवाने की कोशिश करेगा। हमें उसके हमले से पहले अपना बचाव तैयार करना होगा। अर्जुन ने एक योजना बनाई कि कैसे वे सिंघानिया के अन्य प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी जुटा सकते हैं। उसने अपनी पुरानी तकनीकी क्षमताओं को याद किया और अंजलि के लैपटॉप पर सुरक्षित तरीके से डेटा माइनिंग शुरू की। वह डिजिटल दुनिया में उन सबूतों को खोज रहा था जो उसने 3 साल पहले छोड़ दिए थे। अंजलि को अर्जुन की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन वह उसकी प्रतिभा को भी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उसने फैसला किया कि जब उसकी फील्ड पोस्टिंग होगी तो अर्जुन उसके साथ जाएगा, लेकिन एक अलग पहचान के साथ। वे दुनिया को नहीं बता सकते थे कि एक दिवालिया घोषित व्यक्ति आईएएस अधिकारी की मदद कर रहा है। उन्होंने तय किया कि अर्जुन सार्वजनिक रूप से उसका दूर का रिश्तेदार बना रहेगा, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए उसके साथ रह रहा है। यह एक जोखिम भरा खेल था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हफ्ते बीतते गए और अंजलि की ट्रेनिंग का यह चरण समाप्त होने वाला था। उसे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी पहली स्वतंत्र पोस्टिंग का आदेश मिला। संयोग से या शायद नियति के खेल से उसे उसी जिले में भेजा गया जहां सिंघानिया का सबसे बड़ा और विवादास्पद औद्योगिक प्रोजेक्ट प्रस्तावित था। यह वही जगह थी जहां से उनकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अर्जुन ने जब पोस्टिंग का नाम सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। यह युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था। रवाना होने से एक रात पहले अर्जुन ने अंजलि को एक डायरी दी। इसमें उसने जिले की अर्थव्यवस्था, स्थानीय राजनीति और सिंघानिया के संभावित संपर्कों का पूरा खाका तैयार किया था। यह तुम्हारा हथियार है, अर्जुन ने कहा। अंजलि ने डायरी ली और उसे अपनी छाती से लगा लिया। नहीं अर्जुन, उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा हथियार तुम हो। उस रात पहाड़ों की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दोनों जानते थे कि वे अब शेर की मांद में कदम रखने जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अंजलि का पहला दिन बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण था। कलेक्ट्रेट की पुरानी इमारत, जो ब्रिटिश काल की वास्तुकला का नमूना थी, अब फाइलों और फरियादियों की भीड़ से भरी हुई थी। अंजलि ने अपनी कुर्सी संभाली, जिसके पीछे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और अपने सामने रखी फाइलों के ढेर को देखा। सबसे ऊपर जो फाइल थी वह उसी विवादास्पद टेक्सटाइल पार्क की थी जिसका मालिक विजय सिंघानिया था। पूरे जिले में चर्चा थी कि यह प्रोजेक्ट क्षेत्र की तकदीर बदल देगा, लेकिन अंजलि जानती थी कि इसकी नींव भ्रष्टाचार और गरीब किसानों की जमीनों पर रखी गई है। अर्जुन सरकारी आवास के अंदर बने एक छोटे से कमरे में बैठा था, जिसे उसने अपना अस्थायी कार्यालय बना लिया था। उसने अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन इंटरनेट और फोन के जरिए वह बाहरी दुनिया पर नजर रख रहा था। वह जानता था कि सिंघानिया का नेटवर्क बहुत मजबूत है और जैसे ही उसे भनक लगेगी कि अंजलि जांच कर रही है, वह हमला करेगा। अर्जुन स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स का विश्लेषण कर रहा था ताकि यह समझ सके कि सिंघानिया पीआर मशीनरी का उपयोग कैसे करता है। उसे चिंता थी कि कहीं उसका अतीत अंजलि के वर्तमान को खतरे में न डाल दे। दोपहर के समय कलेक्ट्रेट के गलियारों में अचानक हलचल मच गई। महंगी गाड़ियों का एक काफिला मुख्य द्वार पर रुका और उसमें से विजय सिंघानिया
अपने वकीलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर निकला। वह सफेद खादी के कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। वह बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे डीएम के केबिन की ओर बढ़ा। संतरी और क्लर्क उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि जिले के कई नेता और अधिकारी उसकी जेब में थे। सिंघानिया ने दरवाजा खोला और बिना अनुमति के अंदर दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अंजलि ने फाइल से नजर हटाई और सिंघानिया को देखा। उसने अपनी कुर्सी से उठने या उसका स्वागत करने का कोई प्रयास नहीं किया, जो सिंघानिया के लिए एक नया अनुभव था। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको पता नहीं है कि एक सरकारी अधिकारी के केबिन में प्रवेश करने से पहले अनुमति लेनी होती है? अंजलि ने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा। सिंघानिया हंसा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा कि वह तो बस नए डीएम साहिबा का स्वागत करने आया है और उम्मीद करता है कि उसका प्रोजेक्ट बिना किसी बाधा के चलता रहेगा, जैसे पिछले अधिकारियों के समय में था। बातचीत के दौरान सिंघानिया ने परोक्ष रूप से धमकी दी कि जो लोग उसके रास्ते में आते हैं, उनका करियर और निजी जीवन बर्बाद हो जाता है। अंजलि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया कि वह कानून के हिसाब से काम करेगी, न कि किसी की मर्जी से। सिंघानिया गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसे शक हो गया था कि यह नई लड़की इतनी हिम्मत कैसे दिखा रही है। उसने अपने जासूसों को आदेश दिया कि वे अंजलि की निजी जिंदगी की हर जानकारी निकालें, खासकर यह कि वह किसके साथ रहती है और उसका अतीत क्या है। शाम होते होते सिंघानिया के जासूसों ने अपना काम कर दिया था। एक जासूस ने सरकारी आवास की दीवार के पास से कुछ धुंधली तस्वीरें खींच ली थीं, जिनमें अर्जुन बालकनी में टहलते हुए दिखाई दे रहा था। जब ये तस्वीरें सिंघानिया के हाथ लगीं तो वह खुशी से उछल पड़ा। वह उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता था जिसे उसने 3 साल पहले बर्बाद किया था। तो यह बात है, सिंघानिया ने अपने वकील से कहा। अर्जुन वर्मा वापस आ गया है, और वह भी डीएम के घर में। अब यह लड़ाई दिलचस्प होगी। कल सुबह की हेडलाइन तैयार करो। अगली सुबह जब अखबार अंजलि के दरवाजे पर आया, तो उसमें पहले पन्ने पर एक बड़ी खबर थी। क्या जिले की नई डीएम एक भगोड़े अपराधी को पनाह दे रही हैं? खबर में अर्जुन का नाम और उसकी पुरानी कंपनी के दिवालिया होने की कहानी मिर्च मसाला लगाकर छापी गई थी। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया था कि एक सरकारी अधिकारी के घर में एक ऐसा व्यक्ति कैसे रह सकता है जिस पर करोड़ों के गबन का आरोप हो। सोशल मीडिया पर भी यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सवाल पूछने लगे और विपक्ष ने अंजलि के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। अर्जुन ने जब यह खबर पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था, वह सच हो गया था। उसे लगा कि उसकी वजह से अंजलि का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसने तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि अगर वह अभी चला जाए और गायब हो जाए तो शायद अंजलि इस मुसीबत से बच सकती है। वह अंजलि को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अंजलि जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन अपना बैग लेकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। तुम कहां जा रहे हो? अंजलि ने कड़े स्वर में पूछा। अर्जुन ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा थी। मुझे जाना होगा अंजलि। देखो उन्होंने क्या लिखा है। मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। अगर मैं यहां रहा तो वे तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे। मुझे दूर चले जाना चाहिए ताकि तुम कह सको कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन की आवाज भर्राई हुई थी। अंजलि ने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया और उसके सामने खड़ी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूं अर्जुन? यह सिर्फ एक अखबार की खबर है, कोई अदालती फैसला नहीं। अगर तुम आज भाग गए तो यह साबित हो जाएगा कि हम गलत हैं। सिंघानिया यही चाहता है। वह चाहता है कि तुम डर कर भाग जाओ और मैं अकेली पड़ जाऊं। वह
जानता है कि तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। अगर हमने आज हार मान ली तो उन 3 सालों के संघर्ष का क्या मतलब रह जाएगा। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। लेकिन अंजलि, वे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। अंजलि ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और उसे सोफे पर बिठाया। चरित्र कागज के पन्नों से तय नहीं होता अर्जुन, यह हमारे कर्मों से तय होता है। सिंघानिया ने सोचा था कि वह इस खबर से हमें तोड़ देगा, लेकिन उसने हमें एक मौका दिया है। अब हम छिपकर नहीं खेलेंगे, अब हम खुलकर सामने आएंगे। तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम्हें फंसाया गया था, और अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को सच बताएं। अंजलि ने टीवी ऑन किया जहां न्यूज चैनलों पर यही खबर चल रही थी। उसने अर्जुन को स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है कि तुम अभी भी अपराधी हो। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं नहीं, तुम करोगे। तुम अपनी कहानी दुनिया को बताओगे। तुम बताओगे कि कैसे एक ईमानदार व्यापारी को माफिया ने निगल लिया। अब हम रक्षात्मक नहीं खेलेंगे, अब हम आक्रामक होंगे। अंजलि की आंखों में एक योद्धा का तेज था। अर्जुन उस विश्वास को देखकर दंग रह गया जो अंजलि उसमें दिखा रही थी। उसे महसूस हुआ कि भागना कायरता होगी। अंजलि सही थी। सिंघानिया का असली डर यह नहीं था कि अंजलि डीएम है, बल्कि यह था कि अर्जुन उसके साथ है और वह उसके सारे राज जानता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना बैग नीचे रख दिया। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए अपनी कुर्सी दांव पर लगाने को तैयार हो तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। हम लड़ेंगे। उसी दिन दोपहर में अंजलि ने अपने कार्यालय में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उसने स्पष्ट किया कि अर्जुन उसका पूर्व पति है और वह कानूनन उसके आवास पर अतिथि के रूप में रह सकता है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अर्जुन ने अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करके एक स्वतंत्र पत्रकार को इंटरव्यू देने का फैसला किया। उसने सिंघानिया की पुरानी फाइलों और लेन देन के रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया जो उसने अपनी याददाश्त के आधार पर रिकवर किए थे। वह अब एक घायल जानवर नहीं, बल्कि एक चतुर शिकारी की तरह सोच रहा था। सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठा जश्न मना रहा था, यह सोचकर कि अंजलि अब दबाव में आकर इस्तीफा दे देगी या अर्जुन भाग जाएगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। यह उसका खबरी था, जिसने उसे बताया कि अंजलि ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि वह और अर्जुन कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सिंघानिया की हंसी गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। उसने अपने गुंडों को फोन किया और कहा, अब बदनामी से काम नहीं चलेगा। मुझे अर्जुन चाहिए किसी भी कीमत पर। उसे डराओ, धमकाओ या खत्म करो। शाम को अंजलि और अर्जुन घर पर बैठकर अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। अर्जुन ने एक पुराने लैपटॉप पर कुछ डेटा डिकोड किया था। अंजलि, देखो, उसने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। सिंघानिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन अधिग्रहित की है वह असल में वेटलैंड है। पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार यहां निर्माण अवैध है। उसने नकली एनओसी बनवाई है। यह एक बहुत बड़ा सबूत था जो पूरे प्रोजेक्ट पर स्टे लगवा सकता था। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक खिड़की का शीशा टूटकर अंदर गिरा और उसके साथ एक पत्थर आया जिस पर कागज लिपटा हुआ था। अंजलि और अर्जुन चौंक गए। अर्जुन ने तुरंत अंजलि को नीचे झुकने के लिए कहा और लाइट बंद कर दी। उसने रेंगते हुए पत्थर को उठाया और कागज खोला। उस पर लिखा था, यह तो बस शुरुआत है, अगला निशाना तुम दोनों होगे। बाहर अंधेरे में गाड़ी के टायरों की आवाज सुनाई दी। यह स्पष्ट चेतावनी थी कि लड़ाई अब अखबारों से निकलकर सड़कों पर आ गई है। अंजलि ने डरने के बजाय अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे डरे हुए हैं अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह पत्थर उनकी ताकत नहीं, उनकी घबराहट दिखा रहा है। हमें यह सबूत कल सुबह ही कोर्ट में पेश करना होगा। उस रात अंधेरे कमरे में बैठे हुए दो लोग एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटा रहे थे। बाहर तूफान आने वाला था,
लेकिन उनके अंदर का तूफान उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यह अब सिर्फ एक प्रशासनिक लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। पिछले रात की घटना ने अंजलि और अर्जुन के आवास में एक अजीब सा सन्नाटा भर दिया था। टूटे हुए कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, जो बाहर से आए उस खतरे की गवाही दे रहे थे। अंजलि ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया था, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। वह जानता था कि स्थानीय पुलिस प्रशासन में विजय सिंघानिया के आदमी भरे पड़े हैं। अगर उन्होंने पुलिस को शामिल किया तो सिंघानिया को उनकी हर चाल का पता चल जाएगा। अर्जुन ने अपनी उंगलियों को एक साथ जोड़ा और गहरी सोच में डूब गया। यह समय सीधे मुकाबले का नहीं, बल्कि शत्रु के घर में घुसकर उसे मात देने का था। उसने अंजलि की ओर देखा, जिसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक जलती हुई मशाल थी। अर्जुन ने एक साहसी योजना बनाई, जो न केवल सिंघानिया के अवैध कारोबार को उजागर कर सकती थी, बल्कि अर्जुन की बेगुनाही के सबूत भी ला सकती थी। उसने अंजलि को बताया कि सिंघानिया के मुख्य गोदाम में अभी भी पुराने सर्वर मौजूद हैं, जिनमें उसकी पुरानी कंपनी का डेटा मर्ज किया गया था। सिंघानिया इतना अहंकारी है कि उसने शायद उन फाइलों को डिलीट भी नहीं किया होगा। यह सोचकर कि कोई भी वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा, योजना यह थी कि अंजलि खाद्य सुरक्षा और कर चोरी के संदेह में उस गोदाम पर छापा मारेगी। यह छापा पूरी तरह कानूनी होगा और दिन के उजाले में होगा, जिससे सिंघानिया का पूरा ध्यान सामने के दरवाजे पर केंद्रित हो जाएगा। अगली सुबह का सूरज एक नए संघर्ष का गवाह बनने के लिए निकला। अंजलि ने अपने सबसे भरोसेमंद कनिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तैयार की और स्थानीय मीडिया को भी सूचित कर दिया। उसका उद्देश्य केवल छापा मारना नहीं था, बल्कि इतना शोर मचाना था कि सिंघानिया घबरा जाए। अर्जुन ने एक सरकारी आईटी तकनीशियन का भेष धारण किया। उसने एक नीली वर्दी पहनी, सिर पर कैप लगाई और चेहरे पर मास्क लगा लिया, जो आजकल सामान्य था। उसके कंधे पर एक लैपटॉप बैग था जिसमें डिकोडिंग उपकरण थे। वह जानता था कि यह आत्महत्या जैसा मिशन हो सकता है, लेकिन उसके पास अपनी इज्जत वापस पाने का यही एकमात्र रास्ता था। काफिला सायरन बजाते हुए सिंघानिया के विशाल गोदाम परिसर में दाखिल हुआ। सुरक्षा गार्डों ने गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गाड़ियां उन्हें धक्का देते हुए अंदर घुस गईं। अंजलि गाड़ी से उतरी और उसने तुरंत पूरे परिसर को सील करने का आदेश दिया। मीडिया के कैमरे चमकने लगे और रिपोर्टर चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछने लगे। गोदाम के मैनेजर के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत सिंघानिया को फोन मिलाया। अंजलि ने अपनी आधिकारिक शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हुए मैनेजर को फाइलों को जब्त करने का नोटिस थमाया। इस अफरा तफरी के बीच किसी ने भी उस शांत तकनीशियन पर ध्यान नहीं दिया, जो चुपचाप मुख्य सर्वर रूम की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में विजय सिंघानिया अपनी काली एसयूवी में वहां पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह गाड़ी से उतरते ही अंजलि की ओर लपका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निजी संपत्ति में घुसने की? उसने दहाड़ते हुए कहा। अंजलि ने बहुत ही शांत और सधे हुए स्वर में जवाब दिया, मिस्टर सिंघानिया, हमें सूचना मिली है कि यहां एक्सपायरी डेट का सामान रीपैकेज करके बेचा जा रहा है और भारी टैक्स चोरी हो रही है। एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जांच करूं। कैमरे उनकी ओर घूम गए, जिससे सिंघानिया को अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ी। उसे जनता के सामने एक अच्छे व्यापारी का नाटक करना था। इधर अर्जुन संकरी गलियारों से होता हुआ सर्वर रूम के दरवाजे तक पहुंच गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटी सी गलती उसे जेल भेज सकती है या उससे भी बुरा अंजाम हो सकता है। दरवाजे पर एक डिजिटल लॉक था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक डिक्रिप्शन डिवाइस निकाला और उसे लॉक के पैनल से जोड़ दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बाहर से आती आवाजें उसे बता रही थीं कि समय बहुत कम है। कुछ ही सेकंड में हरी बत्ती जली और लॉक खुल गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और अंधेरे कमरे में दाखिल हो गया, जहां मशीनों की आवाज गूंज रही थी।
बाहर अंजलि सिंघानिया को उलझाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह उसे जानबूझकर बेमतलब के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और कानूनी धाराओं का हवाला देने में व्यस्त रख रही थी। सिंघानिया बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और अपने सुरक्षा प्रमुख को कुछ इशारे कर रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। यह छापा सामान्य नहीं था, यह बहुत ही सुनियोजित लग रहा था। उसकी छठी इंद्रिय ने उसे चेतावनी दी कि असली खतरा कहीं और है। उसने अंजलि की बातों को बीच में काटते हुए कहा, मैडम आप अपनी जांच जारी रखें, मैं जरा अपने आईटी हेड से बात करके आता हूं ताकि आपको डेटा मिल सके। अंजलि का दिल बैठ गया। अगर सिंघानिया सर्वर रूम की ओर गया तो वह अर्जुन को रंगे हाथों पकड़ लेगा। उसने तुरंत सिंघानिया का रास्ता रोकते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, प्रोटोकॉल के मुताबिक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आप किसी भी कर्मचारी से अकेले में बात नहीं कर सकते या किसी कमरे में नहीं जा सकते। आपको यहीं मेरी निगरानी में रहना होगा। सिंघानिया ने अंजलि को घूर कर देखा। उसकी आंखों में संदेह अब यकीन में बदल रहा था। हटो मेरे रास्ते से, किन्हीं अंजलि को घूर कर देखा, कुछ कितना वैसर आंखों में। उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा और अपने अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ गया। अंजलि ने अपने पुलिस अधिकारियों को इशारा किया, लेकिन वे सिंघानिया के निजी सुरक्षा कर्मियों को रोकने में हिचकिचा रहे थे। अंजलि ने महसूस किया कि अब स्थिति हाथ से निकल रही है। उसने जोर से आवाज लगाई, इंस्पेक्टर, अगर कोई भी जांच में बाधा डालता है तो उसे गिरफ्तार कर लो। इस धमकी ने सिंघानिया को एक पल के लिए रोक दिया, लेकिन उसने फिर भी सर्वर रूम की ओर कदम बढ़ाया। अंदर अर्जुन मुख्य कंप्यूटर पर तेजी से टाइपिंग कर रहा था। स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार चल रहा था, 85%, 90%। उसे बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। डेटा कॉपी हो रहा था, लेकिन बहुत धीमे। यह वही फाइलें थीं जिनमें 3 साल पहले अर्जुन को फंसाने की साजिश रची गई थी, और साथ ही सिंघानिया के वर्तमान प्रोजेक्ट के काले चिट्ठे भी थे। 95%, 98%। बाहर दरवाजे के हैंडल पर किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही डाउनलोड पूरा हुआ, उसने पेन ड्राइव खींची और खिड़की की ओर दौड़ा। यह खिड़की पीछे की गली में खुलती थी। उसने खिड़की खोली ही थी कि दरवाजा धड़ाम से खुला। विजय सिंघानिया और उसके गार्ड कमरे में दाखिल हुए। कमरा खाली था, केवल खुली हुई खिड़की से पर्दा हवा में लहरा रहा था। सिंघानिया दौड़कर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। उसे दूर एक छाया भागती हुई दिखाई दी जो भीड़ में गायब हो रही थी। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। वह यहां था, वह चूहा यहीं था, सिंघानिया चिल्लाया। वह समझ गया था कि छापा केवल एक दिखावा था, असली मकसद कुछ और था। वह मुड़ा और देखा कि अंजलि दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। सिंघानिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है डीएम साहिबा। अंजलि ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैंने तो बस अपना काम किया है सर। अगर आपके यहां सब कुछ सही है तो आपको डरने की क्या जरूरत है। उसने अपनी टीम को वापस लौटने का आदेश दिया। हालांकि उन्हें गोदाम से कुछ खास अवैध सामान नहीं मिला था, लेकिन असली खजाना अब अर्जुन की जेब में था। अंजलि गाड़ी में बैठी, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने फोन पर एक छोटा सा संदेश टाइप किया, क्या तुम सुरक्षित हो? कुछ ही पलों बाद जवाब आया, मैं ठीक हूं, हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत थी। अर्जुन एक संकरी गली में सांस लेने के लिए रुका। उसने अपने आईटी वाले कपड़े उतारकर एक कूड़ेदान में फेंक दिए और नीचे पहने साधारण कपड़े ठीक किए। उसने अपनी जेब में रखी पेन ड्राइव को कसकर पकड़ लिया। यह धातु का छोटा सा टुकड़ा उसके जीवन की कुंजी था। इसमें वह हर ईमेल, हर बैंक ट्रांजैक्शन और हर वॉइस रिकॉर्डिंग थी जो साबित करती थी कि उसे कैसे बलि का बकरा बनाया गया था। वह ऑटो रिक्शा पकड़कर एक सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ा जहां अंजलि उससे मिलने वाली थी। आज उसने मौत को बहुत करीब से देखा था।
लेकिन जीत का स्वाद उस डर से कहीं ज्यादा मीठा था। शाम को जब वे दोनों सरकारी आवास के सुरक्षित कमरे में मिले, तो वातावरण में एक उत्सव जैसा माहौल था। उन्होंने लैपटॉप पर डेटा चेक किया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने वह ईमेल देखा जिसमें सिंघानिया ने अपने सीए को आदेश दिया था कि अर्जुन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके उसे फंसाया जाए। ये रहा, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा बेगुनाही का सबूत। अंजलि ने उसका हाथ थाम लिया। सिर्फ बेगुनाही नहीं अर्जुन, यह सिंघानिया की तबाही का सामान भी है। देखो, उसने मंत्रियों को कितनी रिश्वत दी है। अब उनके पास परमाणु बम था, लेकिन सवाल यह था कि इसे कब और कहां गिराया जाए। अगर वे इसे पुलिस को देते तो सबूत गायब हो सकते थे। अगर वे इसे मीडिया को देते तो सिंघानिया इसे फर्जी बताकर खारिज कर सकता था। उन्हें एक ऐसे मंच की जरूरत थी जहां सिंघानिया भाग न सके और पूरी दुनिया तमाशा देख सके। अंजलि ने दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर देखा। 2 दिन बाद राज्य की राजधानी में इन्वेस्टर समिट होने वाला था, जहां मुख्यमंत्री और देश के बड़े उद्योगपति आने वाले थे। सिंघानिया वहां मुख्य वक्ता था। हम उसे वहीं मारेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा, अंजलि ने कहा। उसकी प्रतिष्ठा पर, उस समिट में पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा उजागर होगा। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया। यह बहुत जोखिम भरा है अंजलि, वहां सुरक्षा बहुत कड़ी होगी। हम वहां कैसे घुसेंगे और यह सब कैसे दिखाएंगे? अंजलि ने एक फाइल निकाली। मुझे उस समिट में जिले के प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया है और मेरे पास एक +1 का पास है। तुम मेरे साथ चलोगे मिस्टर अर्जुन वर्मा, एक सम्मानित अतिथि के रूप में। योजना अब स्पष्ट थी। वे शेर की मांद में जाकर उसे चुनौती देने वाले थे। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह एक नैतिक युद्ध था। अर्जुन को अब छिपना नहीं था। उसे उस मंच पर खड़ा होना था जहां से उसे 3 साल पहले धकेल दिया गया था। उसने उस पेन ड्राइव को देखा और कसम खाई कि वह इस बार नहीं हारेगा। सिंघानिया ने उसका अतीत बर्बाद किया था, लेकिन अर्जुन उसका भविष्य बर्बाद करने वाला था। रात गहरी हो रही थी, लेकिन उनके हौसले सूरज की तरह चमक रहे थे। अगले 2 दिन उन्होंने उस डेटा को एक प्रेजेंटेशन में बदलने में बिताए। अर्जुन ने हर ट्रांजैक्शन को ग्राफ और चार्ट के माध्यम से समझाया, ताकि एक आम आदमी भी समझ सके कि घोटाला कैसे हुआ। अंजलि ने अपने भाषण की तैयारी की। वे जानते थे कि समिट में प्रवेश करते ही उन पर नजरें होंगी। सिंघानिया निश्चित रूप से कुछ करेगा। उसने शायद अपने गुंडे भेजे होंगे या झूठे आरोप लगाए होंगे, लेकिन अब वे पीछे नहीं हट सकते थे। ये आर पार की लड़ाई थी। सिंघानिया अपने महलनुमा घर में बेचैन था। उसे पता था कि डेटा चोरी हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंजलि और अर्जुन क्या करने वाले हैं। उसने अपने सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया, वह समिट में जरूर आएगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उसे और उसके उस भिखारी पति को स्टेज के पास भी मत फटकने देना। अगर जरूरत पड़े तो उनका एक्सीडेंट करवा दो। मैं अपना साम्राज्य एक औरत और एक भगोड़े के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। हवा में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। समिट की सुबह अंजलि ने अपनी आईएएस की वर्दी पहनी और अर्जुन ने एक गहरा नीला सूट पहना जो उसने हाल ही में खरीदा था। वह आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी टाई ठीक की। वह मूंगफली बेचने वाला नहीं लग रहा था। वह वही पुराना सीईओ लग रहा था जिसकी एक आवाज पर शेयर बाजार हिल जाता था। अंजलि ने उसके कॉलर को ठीक किया और कहा, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं 3 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। चलो इतिहास बदलते हैं। वे गाड़ी में बैठे और राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते भर न तो उन्होंने बात की और न ही संगीत सुना। उनका ध्यान केवल लक्ष्य पर था। जैसे ही वे कन्वेंशन सेंटर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुलिस और सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा है। सिंघानिया के पोस्टर हर जगह लगे थे, जिनमें उसे विकास का मसीहा बताया गया था।
अर्जुन ने उन पोस्टरों को देखकर मुट्ठी भींच ली। आज शाम तक ये पोस्टर फाड़ दिए जाएंगे। वे गाड़ी से उतरे और रेड कारपेट की ओर बढ़े, जहां मीडिया का हुजूम खड़ा था। फ्लैश लाइट्स चमकने लगीं। असली खेल अब शुरू हुआ था। लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का विशाल सभागार देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों, राजनेताओं और मीडिया कर्मियों से खचाखच भरा हुआ था। झूमर की तेज रोशनी और एयर कंडीशनर की ठंडक के बीच सत्ता और पैसे की गंध साफ महसूस की जा सकती थी। मंच पर विजय सिंघानिया एक विजेता की तरह खड़ा था, जो अपने आगामी प्रोजेक्ट्स और राज्य के विकास में अपने कथित योगदान पर भाषण दे रहा था। उसकी हर बात पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जिससे उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस साम्राज्य पर वह इतना इतरा रहा है, उसकी नींव आज हिलने वाली है। अंजलि और अर्जुन ने पिछले दरवाजे से हॉल में प्रवेश किया, जहां सुरक्षाकर्मी थोड़े ढीले थे। अंजलि अपनी पूर्ण आधिकारिक आईएएस यूनिफॉर्म में थी, जो उसकी शक्ति और पद का प्रतीक थी, जबकि अर्जुन गहरे नीले रंग के सूट में किसी अनुभवी कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव जैसा लग रहा था। जब वे दोनों गलियारे से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने मुड़कर उन्हें देखा। अर्जुन का चेहरा कई लोगों को जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वे उसे उस पुराने दिवालिया हो चुके व्यापारी से नहीं जोड़ पा रहे थे। अर्जुन की चाल में अब वह झिझक नहीं थी जो स्टेशन पर थी, बल्कि एक शेर जैसा आत्मविश्वास था जो अपने शिकार की ओर बढ़ रहा था। सिंघानिया की नजर भाषण देते समय अचानक अंजलि पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने माइक पर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आज हमारे बीच कुछ ऐसे युवा अधिकारी भी मौजूद हैं जो अनुभवहीन हैं और विकास के मार्ग में बाधाएं पैदा करना अपना धर्म समझते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि प्रगति की गाड़ी को छोटे मोटे रोड़े नहीं रोक सकते। हॉल में मौजूद उसके चमचे और कुछ अधिकारी हंस पड़े, यह समझकर कि इशारा किसकी तरफ है। अंजलि के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, वह शांत बनी रही। भाषण समाप्त होने के बाद प्रश्नोत्तर सत्र शुरू हुआ। यह वह मौका था जिसका अंजलि इंतजार कर रही थी। उसने हाथ उठाया और मॉडरेटर ने, जो एक सरकारी अधिकारी था, अनिच्छा से उसे माइक देने का इशारा किया। अंजलि अपनी सीट से उठी और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने विकास की बहुत अच्छी तस्वीर पेश की है, लेकिन एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मेरा काम तस्वीर के पीछे की सच्चाई देखना है। क्या आप इस मंच से जनता को बता सकते हैं कि आपके टेक्सटाइल पार्क के लिए अधिग्रहित जमीन वेटलैंड नहीं है और आपने शेल कंपनियों के जरिए पैसा नहीं घुमाया है? हॉल में सन्नाटा छा गया। सिंघानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने माइक पर चिल्लाते हुए कहा, यह बेबुनियाद आरोप है। यह महिला अधिकारी व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण मुझे बदनाम कर रही है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। मैं आयोजकों से अनुरोध करता हूं कि इसे बाहर निकालें। सुरक्षाकर्मी अंजलि की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी अर्जुन अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने अंजलि के हाथ से माइक ले लिया और एक ऐसी आवाज में बोला जो पूरे हॉल में गूंज उठी, सबूत है मिस्टर सिंघानिया, और वह सबूत मैं लाया हूं। सभी की निगाहें अब अर्जुन पर टिक गई थीं। सिंघानिया ने अर्जुन को पहचान लिया और उसका रंग फक पड़ गया। तुम यहां कैसे आ सकते हो? सुरक्षा, इस भगोड़े को गिरफ्तार करो, सिंघानिया चिल्लाया। लेकिन अर्जुन ने मंच के पास लगे प्रोजेक्टर सिस्टम की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। उसने अपनी जेब से वह पेन ड्राइव निकाली और उसे मुख्य कंसोल में लगा दिया। हॉल में मौजूद तकनीकी स्टाफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्जुन ने अपने फोन से सिस्टम को ओवरराइड कर दिया। उसने पिछले 2 दिनों में इस सिस्टम की सुरक्षा खामियों का अध्ययन किया था। बड़ी स्क्रीन पर सिंघानिया की प्रेजेंटेशन हट गई और उसकी जगह बैंक स्टेटमेंट और ईमेल की कतारें दिखने लगीं। अर्जुन ने माइक पर अपनी बात जारी रखी, मेरा नाम अर्जुन वर्मा है। 3 साल पहले तक आप मुझे एक सफल उद्यमी के रूप में जानते थे।
फिर अचानक मुझे गबन और धोखाधड़ी का आरोपी बना दिया गया। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वह पैसा कहां गया था। स्क्रीन पर एक फ्लोचार्ट दिखाई दिया जिसमें दिखाया गया कि कैसे अर्जुन की कंपनी का पैसा सिंघानिया की फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया था। हर ट्रांजैक्शन, हर तारीख और हर खाता नंबर वहां मौजूद था। यह कोई साधारण आरोप नहीं था। यह डिजिटल फॉरेंसिक का एक मास्टरपीस था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। हॉल में खलबली मच गई। निवेशक और पत्रकार अपनी सीटों से खड़े होकर स्क्रीन की फोटो लेने लगे। सिंघानिया ने तकनीकी स्टाफ को चिल्लाकर स्क्रीन बंद करने का आदेश दिया, लेकिन सिस्टम लॉक हो चुका था। अर्जुन ने अगली स्लाइड चलाई जिसमें एक वीडियो क्लिप थी। यह गोदाम के सर्वर से मिली एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी जिसमें सिंघानिया अपने सीए को निर्देश दे रहा था कि अर्जुन को इस तरह फंसाओ कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। सिंघानिया की आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी, जिससे उसके चरित्र की धज्जियां उड़ गईं। मंत्री और वीआईपी मेहमान शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगे। अंजलि मंच के नीचे खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसने देखा कि पुलिस कमिश्नर, जो अग्रिम पंक्ति में बैठे थे, अब अपने फोन पर किसी वरिष्ठ से बात कर रहे थे और उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि मामला गंभीर हो चुका है। सिंघानिया अब मंच पर अकेला पड़ गया था। वह कभी स्क्रीन को देखता तो कभी भीड़ को। उसका अहंकार चूर चूर हो रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मीडिया कर्मियों ने उसे घेर लिया और तीखे सवालों की बौछार कर दी। अर्जुन ने अंत में कहा, यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। इस आदमी ने न जाने कितने किसानों, छोटे व्यापारियों और ईमानदार लोगों को बर्बाद किया है। आज यह सबूत सिर्फ मेरी बेगुनाही का नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के न्याय का है। उसने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और हॉल के बीच में खड़ा हो गया। वहां मौजूद लोग, जो कुछ देर पहले सिंघानिया की तारीफ कर रहे थे, अब अर्जुन के साहस की सराहना कर रहे थे। एक अनकहा बदलाव पूरे वातावरण में महसूस किया जा सकता था। सच्चाई की ताकत ने झूठ के महल को ढा दिया था। सिंघानिया ने हताशा में अपने एक निजी अंगरक्षक से बंदूक छीनने की कोशिश की। वह पागल हो चुका था और अर्जुन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वह चिल्लाया और मंच से नीचे कूदा। हॉल में भगदड़ मच गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। अंजलि ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली, जो उसके पास सर्विस वेपन के तौर पर थी, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। वह जानता था कि सिंघानिया का खेल खत्म हो चुका है और अब वह केवल एक घायल जानवर की तरह हाथ पैर मार रहा है। इससे पहले कि सिंघानिया अर्जुन तक पहुंच पाता, पुलिस कमिश्नर के इशारे पर 4 पुलिस वाले उस पर झपट पड़े। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी। सिंघानिया गालियां बक रहा था और धमकियां दे रहा था कि वह सबको देख लेगा, लेकिन अब उसकी धमकियों में कोई दम नहीं था। कैमरों के सामने उसे घसीटते हुए ले जाया गया। यह दृश्य लाइव टीवी पर पूरे देश में प्रसारित हो रहा था। एक आईएएस अधिकारी और उसके पति ने मिलकर राज्य के सबसे शक्तिशाली माफिया को घुटनों पर ला दिया था। पुलिस कमिश्नर मंच पर आए और उन्होंने माइक संभाला। उन्होंने जनता को शांत रहने की अपील की और घोषणा की कि प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर विजय सिंघानिया को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लिया जा रहा है और एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने अर्जुन और अंजलि की ओर देखकर सिर हिलाया, जो एक मौन स्वीकृति थी कि उन्होंने प्रशासन का काम आसान कर दिया है। हॉल में मौजूद लोगों ने धीरे धीरे तालियां बजानी शुरू कीं, जो देखते ही देखते गड़गड़ाहट में बदल गईं। यह तालियां सिंघानिया के लिए नहीं, बल्कि न्याय की जीत के लिए थीं। अर्जुन मंच से नीचे उतरा और अंजलि के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे एक लंबी सांस ली। उनके कंधों से सालों का बोझ उतर गया था। अंजलि ने धीरे से कहा, हमने कर दिखाया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझे तब उठाया जब मैं गिर चुका था।
उनके आसपास मीडिया का जमावड़ा लग गया था। हर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, हर कोई हीरो की कहानी जानना चाहता था। लेकिन अर्जुन और अंजलि के लिए यह कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। उस रात वे दोनों वापस मसूरी की ओर जाने वाली सड़क पर थे, लेकिन इस बार डर का कोई नामोनिशान नहीं था। अर्जुन की पहचान अब भगोड़े की नहीं, बल्कि एक व्हिसलब्लोअर और एक साहसी व्यक्ति की बन गई थी। सोशल मीडिया पर अर्जुन वर्मा इज बैक ट्रेंड कर रहा था। सिंघानिया के साम्राज्य के शेयर गिरने लगे थे और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई थी। अंजलि को सरकार की तरफ से प्रशंसा पत्र मिलने की सूचना भी आ चुकी थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि वे दोनों एक साथ थे और सुरक्षित थे। अर्जुन ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, जहां रात के अंधेरे में शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी। उसे याद आया वह दिन जब वह फटे कपड़ों में स्टेशन पर मूंगफली बेच रहा था। वह जीवन अब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। उसने अंजलि का हाथ थामा और उसे चूमा। अब आगे क्या, उसने पूछा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है मिस्टर वर्मा। अभी बहुत से अन्याय हैं जिनसे लड़ना है, लेकिन पहले हमें एक अच्छी चाय की जरूरत है। और वे दोनों हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जो 3 साल बाद उनके जीवन में लौटी थी। अगले कुछ हफ्तों में कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। अर्जुन द्वारा दिए गए सबूत इतने ठोस थे कि सिंघानिया की जमानत बार बार खारिज हो गई। अदालत ने अर्जुन के ऊपर लगे सभी पुराने आरोपों को खारिज कर दिया और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। उसकी जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने का आदेश भी दिया गया। यह न्याय की पूर्ण जीत थी। अर्जुन को वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटने का निमंत्रण मिल रहा था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। उसने धन और सत्ता का क्रूप चेहरा देख लिया था और अब वह कुछ अलग करना चाहता था। अंजलि का कद विभाग में बहुत बढ़ गया था। उसे एक निडर और ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचाना जाने लगा था, लेकिन उसने कभी भी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। वह हमेशा कहती थी कि एक मजबूत साथी के बिना यह संभव नहीं था। उन दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है जहां दोनों एक दूसरे की ढाल और तलवार बनते हैं। उन्होंने समाज के उन रूढ़िवादी नियमों को भी तोड़ दिया था जो कहते थे कि पत्नी का पद पति से बड़ा नहीं हो सकता। एक शाम वे दोनों अपने घर की छत पर बैठे थे। अर्जुन ने एक नई फाइल अंजलि के सामने रखी। यह किसी कॉरपोरेट डील की फाइल नहीं थी, बल्कि एक एनजीओ का प्रस्ताव था। मैं अब व्यापार नहीं करना चाहता, अर्जुन ने कहा। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो मेरी तरह सिस्टम के शिकार हुए हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अंजलि ने फाइल देखी और उसकी आंखों में गर्व चमक उठा। उसने महसूस किया कि अर्जुन ने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया है। यह उस व्यक्ति का असली पुनर्जन्म था जिससे उसने प्यार किया था। कहानी का यह मोड़ दिखाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अंजलि ने एक मूंगफली बेचने वाले में अपने पति को देखा और उस विश्वास ने उसे वापस एक राजा बना दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी की कहानी नहीं थी, बल्कि मानवीय मूल्यों की जीत की गाथा थी। अब उनके सामने एक नया जीवन था, नई चुनौतियां थीं, लेकिन वे जानते थे कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी सिंघानिया उन्हें तोड़ नहीं सकता। रात गहरी थी, लेकिन उनके जीवन में अब कभी न खत्म होने वाला सवेरा हो चुका था। विजय सिंघानिया की गिरफ्तारी के बाद के 3 महीने किसी तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति जैसे थे। अदालतों में अर्जुन द्वारा दिए गए सबूतों का अंबार लग गया था, जिसके सामने सिंघानिया के महंगे वकील भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मीडिया जो कभी अर्जुन को भगोड़ा कहता था, अब उसे कॉरपोरेट जगत का शहीद और सच्चाई का योद्धा बता रहा था। हर न्यूज चैनल और अखबार में अर्जुन और अंजलि की कहानी छाई हुई थी। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक तमाचा भी थी उन लोगों के मुंह पर जो पद और पैसे को ही सब कुछ मानते थे और मानवीय मूल्यों को भूल चुके थे। अर्जुन की पुरानी कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने
उसे वापस बुलाने के लिए प्रस्तावों की लाइन लगा दी थी। वे चाहते थे कि वह फिर से सीईओ का पद संभाले और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, क्योंकि अब बाजार में उसकी साख बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अर्जुन बदल चुका था। फुटपाथ पर बिताए उन 3 सालों ने उसे जीवन का असली मतलब समझा दिया था। उसने अंजलि से कहा कि वह अब मुनाफे और बैलेंस शीट की दुनिया में नहीं लौटना चाहता। उसे उन लोगों का दर्द पता था जो सिस्टम के सताए हुए थे। इसलिए उसने अपनी वापस मिली संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा न्याय और पुनर्वास फाउंडेशन के नाम करने का फैसला किया। अंजलि की भी मसूरी अकादमी में ट्रेनिंग अब औपचारिक रूप से समाप्त हो रही थी। उसे बेस्ड ऑफिसर ट्रेनी का गोल्ड मेडल मिला था, न केवल उसकी अकादमिक श्रेष्ठता के लिए, बल्कि एक अत्यंत जटिल मामले को सुलझाने में दिखाए गए साहस के लिए। दीक्षांत समारोह में जब वह वर्दी में मंच पर आई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। उसने अपने भाषण में कहा कि एक अधिकारी की असली ताकत उसकी फाइलें नहीं बल्कि उसका चरित्र और उसके परिवार का समर्थन होता है। उसने भीड़ में बैठे अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। यह वह पल था जब उन दोनों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपना सम्मान वापस पाया है, बल्कि एक दूसरे को भी नए सिरे से पाया है। समारोह के बाद शाम को वे दोनों मसूरी की मशहूर लाल टिब्बा की पहाड़ियों पर गए। सूरज डूब रहा था और आकाश में नारंगी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी जो उनके चेहरों को सहला रही थी, मानो प्रकृति भी उनकी जीत का जश्न मना रही हो। अर्जुन ने अंजलि का हाथ थामा और उसे एक पुरानी बेंच पर ले गया। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी शादी से पहले एक बार आने का सपना देखा था। आज वे यहां थे, लेकिन एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उनके बीच का मौन अब किसी डर का नहीं बल्कि पूर्णता का था। अर्जुन अचानक अंजलि के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक साधारण सी अंगूठी निकाली जो उसने अपनी पहली कमाई से खरीदी थी जब उसने फाउंडेशन का काम शुरू किया था। अंजलि, उसने भावुक स्वर में कहा, 3 साल पहले मैंने तुम्हें तलाक दिया था ताकि तुम बर्बाद न हो जाओ। मैंने सोचा था कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिलेगा, लेकिन तुमने मुझे उस बर्बादी से निकालकर फिर से आबाद कर दिया। क्या तुम इस टूटे फूटे लेकिन अब जुड़ चुके आदमी से दोबारा शादी करोगी? इस बार कोई झूठ नहीं होगा, कोई छिपाव नहीं होगा, सिर्फ हम और हमारा सच होगा। अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अर्जुन को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वह उसे दोबारा कभी खोना नहीं चाहती थी। मैं तो हमेशा से तुम्हारी थी, अर्जुन, उसने रुंधे गले से कहा। वह कागज का टुकड़ा हमारे रिश्तों को कभी खत्म नहीं कर पाया था। मैं तुमसे शादी करूंगी, आज, कल और हमेशा। उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। यह दूसरी शादी किसी भव्य मंडप में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में हो रही थी, जहां केवल पहाड़ और हवाएं गवाह थीं। यह प्रेम की वह जीत थी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती थी। कहानी का अंत एक खूबसूरत मोड़ पर हुआ। अंजलि एक सख्त और दयालु प्रशासक बनी और अर्जुन समाज सेवा का एक बड़ा चेहरा बन गया। जब भी वे मुगलसराय स्टेशन के पास से गुजरते तो वे उस मूंगफली वाले स्थान को नमन करना नहीं भूलते थे जहां से उनकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का वक्त बदल सकता है, उसके कपड़े मैले हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका चरित्र और उसके अपनों का साथ मजबूत हो तो वह राख से भी फिनिक्स पक्षी की तरह उठ सकता है। और इस तरह एक आईएएस और एक पूर्व सीईओ की यह प्रेम कथा अमर हो गई।